एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। आप सबको सबसे पहले जुम्मे का दिन मुबारक। बहुत ज़्यादा बाबरकत दिन अल्लाह करे आपका गुजरे और इस दिन की निस्बत से बेहतर है कि आप एहतमाम कीजिएगा। नमाज का तो करेंगे, उसके साथ साथ अगर कुछ और भी अच्छा कहना चाहिए ना कि जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद अल्लाह का फजल तलाश करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए जिनको सोसाइटी में आपकी ज़रूरत है। तो इससे एक बेहतर मैसेज सोसाइटी के अंदर जाता है और बेहतर माहौल बनता है। इसके साथ साथ चूंकि जुम्मा है, क्रिकेट के लिए आज एक बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल, जुम्मे की जो नमाज उसमें दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान के लिए सीरीज बड़ी मुबारक साबित हो और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा जनाब आज रावलपिंडी स्टेडियम में। और रावलपिंडी के लोग और इस्लामाबाद के लोग दोनों बहुत एक्साइटेड तो होंगे कि उनको मैच देखने का मौका मिलेगा। इस बार कुछ पर्सन जो शायकीन है उनके साथ मैच देखा जाएगा। तो न्यूजीलैंड के साथ ये 3 वनडे मैचेस और 5 T20 मैचेस की सीरीज आज शुरू होने जा रही है। तो मैच देखेंगे, साथ आपको अपडेट भी करेंगे। प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात होगी। इस वक्त हम शुरू कर लेते हैं चूंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आज की हेडलाइन। वफाकी वुज़रा के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस जारी, 14 दिन में सबूत तलब। मुनाफाखोर हुकूमत के रेडार पर आ गए, पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी फ्लो एंड इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस जारी, खुद साख्ता महंगाई करने वालों को 6 माह कैद और जुर्माना होगा। पहली बार पशु कौंस चोटी सर करने वाली पाकिस्तानी को पहमा शमा बाकिर और सुल्ताना होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। हम दूसरों के रवैये को उनकी शख्सियत का हिस्सा क्यों तस्वुर करते हैं? सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद करवाएंगी मुलाकात पाकिस्तान की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट अनीता करीम से। पाकिस्तान के नामवर क्लासिकल और गजल गायक लेजेंड उस्ताद अमानत अली खान की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और मुख्तलिफ महाज खोले बैठी है अपोजिशन जमातों के साथ। तो पहले दिन से ही हम अगर कहें कि हुकूमत की माज़ाराई शुरू हो गई थी तो गलत नहीं होगा, जो अब यकीनी तौर पर बहुत तलखियों में बदल चुकी है। गवर्नमेंट का इदारों के साथ भी तनाव जारी है, ये बड़ी खतरनाक बात है। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं। बयानात और इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्हें और आज़म सवाती को नोटिस जारी कर दिए और 14 दिन में सबूत और तहरीरी जवाब भी मांग लिया। आई वोटिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन और नादरा इस वक्त आमने सामने हैं। नादरा ने इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से 2.4 अरब के नए मुआहदे के लिए खत लिखा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नादरा के रवैये पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वाज़ेह किया कि खत की तहरीर से ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे नादरा इलेक्शन कमीशन को कोई हुक्म दे रहा हो। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में नादरा से सवाल पूछा कि आई वोटिंग के साबिक मंसूबे पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हुए, इस मंसूबे को क्यों छोड़ा? अगर इस मंसूबे में कोई खामियां थीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के अरकान की जो तकर्री है और चेयरमैन नैब के मामले पर भी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान ऐसा लगता है कि एक नया महाज खुल रहा है। बिल्कुल, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में चंद दिन बाकी हैं, लेकिन इतलात ये हैं कि गवर्नमेंट चेयरमैन नैब को तौसी देने जा रही है, जिसका इशारा फारूक नसीम ने दिया भी है। उन्होंने कहा कि दोबारा ओहदे के लिए चेयरमैन नैब एक मजबूत उम्मीदवार हैं, जिस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द अमल आ रहा है और गवर्नमेंट को खबरदार किया जा रहा है कि अगर ऐसी कोशिश की गई तो भरपूर मज़ाहमत भी की जाएगी। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अभी ये जो मामला है जिस पर हम पहले बात कर रहे थे, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान पहले दिन से तो आपस में जो टसल जारी है, लेकिन अब ये जो नया महाज खुला है जिसमें फवाद चौधरी और आजम सवाती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इलेक्शन कमीशन पर बहुत संगीन इल्जामात लगाए, जिसका रिएक्शन आना था। इजलास हुआ, उसके बाद फवाद चौधरी साहब और आजम सवाती को नोटिस अब बिलाखिर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सबूत मांगे गए हैं कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ये जो इल्जामात लगाए हैं इसकी वजूहात और इसके सबूत के साथ इस बात को ऑथेंटिकेट किया जाए कि ये इल्जामात किस मद में लगाए। बिल्कुल, और गवर्नमेंट इस एक्ट में तरमीम करना चाहती है इलेक्शन रिफॉर्म्स की मद में, जिसमें इनको भी बीच में लाने की कोशिश है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का राइट देने का भी मामला है। इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं और हमारे बड़े ख़ास मेहमान होते हैं एक्सप्रेसो में। इस वक्त हमारे साथ अली भाई, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये महाज दर महाज क्या सूरत हाल है इस वक्त बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट और किधर जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बीच में इदारे के तौर पे तो हम उनको हर तरह से वो रिस्पेक्ट देते हैं जो उनका एक हक है, और कोई महाज आरई की कैफियत भी मैं नहीं देख रहा। कुछ हुजरा के बयानात आए जिस पे वहाँ से कल नोटिस आए, उनके जवाबात भी ज़ाहिर उनके वकला दे देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा। हाँ, जो ECP को जो हमने जो उनकी जो मारूजात आए उसका जवाब हमने दिया जो EVM पे था, और वहाँ पे फिर कमेटी में कुछ गुफ्तगू ऐसी हुई जो मुनासिब शायद नहीं थी। बहरहाल हो जाता है, बाज़ औक़ात गुफ्तगू में या डिस्कशन में ऐसे मामलात हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल में मसले मसाइल हल हो जाएंगे। असल जो मकसद है वो बीच में इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगला इलेक्शन साफ शफाफ हो, और उसमें EVM हम समझते हैं कि एक अच्छा स्टेप है। अगर उसको अपना लिया जाए तो बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मारूजात आए उसमें उनकी तरफ से माजूरी का इजहार किया गया, जिस पे जो कुछ फिर जवाब का सिलसिला चल पड़ा। ठीक हो गया। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि गुफ्तगू में ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन जो बातें हैं ये बहुत दूर तक निकल गई हैं, और अब इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा को नोटिस दिया है और सबूत भी मांगे हैं। आपको लगता है कि सबूत पेश किए जाएंगे, और अगर सबूत पेश नहीं किए जाते या प्रूफ नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करेगी उसके लिए गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो कमेटी में जो गुफ्तगू हुई उसको तो आइन के तहत इम्यूनिटी हासिल है, क्योंकि कमेटी की गुफ्तगू बेसिकली पार्लियामेंट की ही होती है, तो उस पर तो आप कोई चाराजोई कानूनी आप नहीं कर सकते। हाँ, जो पार्लियामेंट की हदूद से बाहर अगर कोई बात हो उस पर अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि हुकूमत का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के साथ कोई महाजराई हो, क्योंकि वो हमारा ही इदारा है, आईनी इदारा है। लेकिन हमने कुछ अपनी गुजारिशात पेश की थी जिसमें हम अपने आप को हक बजाने समझते हैं कि EVM इस वक्त एक वे फॉरवर्ड है। साइंस के तहत हमें आगे जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना चाहिए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी किसी न किसी तरीके से उनको इस सिस्टम के अंदर इंक्लूसिव बनाना चाहिए कि वो अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। ठीक है अली भाई, कोई भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं तौर पे इलेक्शन को लेकर हमारी बात मुसलसल ओबियसली इस हवाले से हो रही है, कोई भी इस बात से इनकारी नहीं है कि ये रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन सबका ये कहना है कि जैसे भारत ने 20 साल लिए ये सब कुछ करने के लिए, ग्रेजुअली ये होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और उसके बाद हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फिर कैपेसिटी के इलेक्शन कमीशन के अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है। हम तो आज तक बैलेट के ऊपर लोगों को ट्रेन नहीं कर पाए, और ये बड़े वैलिड कंसर्न्स हैं। इवन हमारे पार्लियामेंटेरियंस आज तक बहुत सारे सही वोट कास्ट नहीं करते, रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे वोट्स। तो आपको नहीं लगता कि वक्त बहुत कम है, और गवर्नमेंट अगर अब भी इस मामले को लेकर चलती रहेगी तो शायद वक्त का ज़्या होगा और निकलेगा भी कुछ नहीं? ऐसा नहीं लगता आपको? उनकी तरफ से इसका इजहार किया गया कि उनके पास इस तरह के अभी लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज नहीं है, और कैपेसिटी बिल्डिंग के भी इशूज हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये गुजारिशात उस कमेटी में पेश की गई थी। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर हम अभी भी आपके पास 2 साल हैं, अगर अपोजिशन इसमें साथ देती या अपोजिशन साथ दे, लेकिन अजीब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जिसको सबसे ज़्यादा एतराज़ात थे इस पिछले इलेक्शन पे, उनकी तरफ से ना तो कोई इस पे कोई कानून साजी में कोई तजावीज़ आई, ना उनकी तरफ से कोई लेजिस्लेटिव बिल आया, कोई प्रपोज्ड बिल आया, ना उनकी तरफ से EVM पे कोई पॉजिटिव गुफ्तगू हुई, ना वो टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, ना वो पिछले लॉज में कोई अमेंडमेंट्स में उन्होंने कोई तजावीज़ दी। जब हमारी तजावीज़, हमारी प्रपोज बिल आई, उसमें उन्होंने, जाहिर है मैं उससे इनकार नहीं करता, उसमें अमेंडमेंट्स तो उन्होंने प्रपोज की, लेकिन खुद से उनका 3 साल में कोई भी प्रपोज बिल नहीं है कि भाई हमने पिछला इलेक्शन लड़ा, उसमें हमें ये शिकायत थी, तो ये अब हमारा प्रपोज बिल है कि आप इसमें ये तरमीम करें ताकि हमारे इलेक्शन साफ शफाफ हो, या आईनी तरमीम करें, या उसमें अमेंडमेंट्स करें, या इंतजामी एतराज करती है लेकिन कोई सजेस्टिव मेजर्स नहीं देती। अच्छा, और एनी पॉइंट, आखिरी सवाल मेरा, आप तो वैसे ऐसा लगता है कि बड़ी ठन गई है गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, और कल तो नादरा और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो खत्तो किताबत हुई वो भी बड़ी खतरनाक ही मैं कह सकता हूँ। तो अब कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे इसी इलेक्शन कमीशन के साथ आपके मामला ठीक हो जाएंगे हुकूमत के, और मामला आगे बढ़ेगा, या नहीं आपकी तरफ से कोई ना कोई तब्दीली एक्सपेक्टेड है? नहीं, आईनी इदारों में ऐसी कोई मुकाबले की फिजा नहीं होती। हाँ, कुछ इश्यूज पे नुक्ता नज़र में फ़र्क होता है।
जो कल नादरा का या इलेक्शन कमीशन का है, दोनों आईनी इदारे हैं और मैं समझता हूँ उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास होगा। मैं नहीं कोई ऐसी टसल समझता। हाँ, बाज़ औक़ात एक चीज़ हाइप पकड़ लेती है, फिर वो नीचे आ जाती है और उसमें मामला तय हो जाते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब कि आपने इस इंपॉर्टेंट इशू पे हमें ज्वाइन किया। और उनके मुताबिक ये कोई टसल नहीं है, हमारा जो हुकूमती इदारा है उसके साथ हम कोई मुहाजराई का इरादा नहीं रखती गवर्नमेंट। इसके साथ साथ जी इसी टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साहब ने, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। उनको हम खुश आमदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। अभी हम यही बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को के खिलाफ जो बयानात दिए गए उस पर वफाकी वज़रा को नोटिस तो जारी किया गया है और 14 दिन के अंदर सबूत मांगे गए हैं। आपको लगता है कि वो सबूत देने में कामयाब होंगे, और अगर वो कामयाब नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है उनके खिलाफ? देखा जी, ये तकरीबन हमें बड़ा अफसोसनाक फरादा हो रहा है कि एक हफ्ते से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक लफाजी हुकूमत की तरफ से लफाजी जंग शुरू हुई है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन हालात अच्छे नहीं जा रहे। हमारे दोस्तों की वो ग्राउंड रियलिटी देखना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब जो कराची के जो अपने हमारे फेडरल मिनिस्टर है जैदी साहब, उन्होंने भी कंटोनमेंट बोर्ड में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की जी। और जिसकी बना पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उस इलाके से कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके से उनको बदर कर दिया गया, इलाका बदर कर दिया गया। तो आज उनका भी स्टेटमेंट आया कि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि मुझसे माफी मांगे। जी बिल्कुल। अब देखें जी, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में कार्रवाई करे। उसका आसान तरीका होता है कि जनाब सॉरी गलती हो गई है, सियासी मामला होते हैं तो मुझे नहीं नजर आ रहा था तो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, मामला खत्म हो गया। यही होता है कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में माफीनामा दाखिल करके मामला खत्म कर दिया जाता है। इसी अब उन्होंने बाकायदा माजराई कर दी कि मुझसे माफी मांगे। तो अब ये मामला आगे तक चला गया। एक मिनिस्टर अली जरी साहब तो इस वक्त कंवर साहब सारी जो काम की वो इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है। अगर उसने नोटिस जारी कर दिए हैं, वुज़रा इस हवाले से सबूत नहीं दे पाते तो फिर कहां तक कार्रवाई मुमकिन हो सकती है? क्या ये सारा अमल होने के बाद फिर माफी तलाफी पे मामला खत्म हो जाना है, या वाकई कानूनी तौर पर एक आईनी इदारे के ऊपर इल्जामात लगाने के बाद कार्रवाई होनी है? इस हवाले से जरा हमें बताइए। आईनी इदारों को तो इख्तियारात बेपनाह होते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा देती रही है माजी में। निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को कंटेम्प्ट की सजा देती रही, 5 साल के लिए नहायत करार दिया गया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी बेपनाह इख्तियारात हैं। इसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सईद हुसैन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टिल दी राइजिंग ऑफ कोर्ट 30 सेकंड की सजा दी, वजारत दी गई, कौमी असम्बली की मेंबरशिप की 5 साल की नाहिल भी हो गए। अब ये मामला उधरी जा रहा है। अब ये मामला उसी तरफ सिमत तरफ जो है रवा दवा है। अब अगर हुकूमत ने वज़रा ने माफीनामा ना मांगा और सबूत उनके पास होते नहीं, ये सब बातें हवाई होती हैं। अब सबूत पेश कर नहीं सकेंगे। जब सबूत पेश नहीं कर सकेंगे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि कोर्ट ऑफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उनको सजा दे सकते हैं टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट। ठीक है, खत्म हो गया, नाइल हो गए, आपको मेंबरशिप भी गई और 5 साल की नाइल हो गए। दूसरी सजा होती है आइन की आर्टिकल 63(1)G के तहत कि उन्होंने इदारे पर हमला किया है तो उनको 5 साल की वो सजा दे सकते हैं। ओके, सजा कैद और अड़ियाला जेल। तीसरी बात जो है, इनके पास एक और बड़ी अहम पावर है और वो पावर यह है कि चूंकि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की तोहमत लगाई, इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम लगाए, झूठ बोला, तो फिर आर्टिकल 62(1)F के तहत। और इसमें इलेक्शन कमिश्नर भी इलेक्शन कमीशन ही कंसिडर होता है। फवाद साहब ने कहा कि इदारों पे नहीं, शख्स पे इल्जाम लगाया है, इदारे मुबर्रा, शख्स मुबर्रा नहीं होते इल्जामात से, तो ऐसा भी है? चौधरी साहब बड़े सीजनड पाकिस्तान के वजीर हैं, बहुत काबिल तरीन वजीर हैं। वो बात उन्होंने जो बात कही है उसकी गुजारिश ये है कि शख्सियात और इदारे एक लाजमन मजलूम है। ठीक, जरा आप ये देखें, फवाद चौधरी साहब, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों पर कोई नाम नहीं लिया था। ठीक, उन्होंने ये कहा बुत करा दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी कंफ्यूजन सजा होती थी। तो जनाब ये इशारे होते हैं ना, इशारे होते हैं ना। अब इशारों पर इलेक्शन कमीशन आगे जाना है।
अब एक और बड़ी अहम बात है जनाब, मैं आपसे गुजारिश करूँ, आज मेरा कॉलम भी देखने दुनिया में छपा हुआ है जी, जी। कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिट को बरकरार ना रखा जी तो फिर आप यकीन जाने कि 2023 के इलेक्शन में अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फॉर थैंक यू वेरी मच कंवर साहब, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। वक्त की कमी है लेकिन आपने हमारी कंफ्यूजन बहुत मुख्तसर वक्त में क्लियर की, इस पर हम बात करते रहेंगे जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करने वाले हम खवातीन के हवाले से और स्पेशली पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से जो हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। और कहा जाता है ना कि इंसान अगर किसी काम को करने की ठान ले तो मंजिल उसको ज़रूर मिल जाती है। इसी हफ्ते बलूचिस्तान में कौमी सतह पर किक बॉक्सिंग शुरू हुई और इसमें मर्दों के साथ साथ खवातीन भी शामिल थी, जिसमें से 23 खिलाड़ियों में से 15 मर्द और 7 खवातीन खिलाड़ी शामिल थी। इनमें एक खिलाड़ी राबिया बतूल भी हैं जो आलमी सतह पर 3 मुकाबलों में शिरकत कर चुकी हैं, जिनमें ईरान, अजरबैजान और मिस्र शामिल है, जहां से वो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। और वो कहती हैं कि ये खेल कुव्वत बर्दाश्त का है। अगर आप में बहुत ज़्यादा कुव्वत बर्दाश्त है तो आप अपने मुखालिफ खिलाड़ी का ज़्यादा देर तक मुकाबला कर सकते हैं। राबिया बतूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे किक बॉक्सिंग उन्होंने स्टार्ट की। राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। एक और चैंपियन है आप जो आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपनी इस जर्नी के हवाले से हमें बताइए, कैसे किक बॉक्सिंग आपने स्टार्ट की एंड हाउ डिड यू रीच टू दिस चैंपियंस लेवल? अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट 2015 में लिया था, बहुत ही छोटे लेवल से। पहले तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आर्मी में गई। आर्मी में मैंने आर्मी की एक तरफ से मैंने नेशनल खेली। नेशनल के बाद जब थोड़ा सा लोगों ने मुझे पहचाना, थोड़ा सा लोगों की आंखों के सामने आई, तो किक बॉक्सिंग जो फेडरेशन थी हमारी पाकिस्तान की, उन्होंने मुझे रीच किया और उन्होंने बोला कि आपके टैलेंट को देख के हमने जो इंटरनेशनल टूर करना है उसमें हम चाहते हैं कि आप उसमें हिस्सा लें। तो मैंने उसमें हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ही हमारी जो टूर हुई थी अज़रबैजान बाकू में, उसमें मैंने गोल्ड हासिल किया। ठीक हो गया। अच्छा राबिया, जिस तरह से आप बात करिए, आपका जर्नी तो बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हुआ और छोटे लेवल से आपने किया, लेकिन अब आप चैंप माशाल्लाह से। लेकिन साथ साथ अगर हम ये जानें, क्योंकि ऑब्वियसली इस स्पोर्ट के हवाले से हम ये कह रहे थे कि इसमें स्टेमिना, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दरकार होती है और ख़वातीन के हवाले से वैसे कहा जाता है कि स्ट्रेंथ उतनी उस तरह की नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मेन। तो आप इस स्ट्रेंथ को मेनटेन करने के लिए क्या करती हैं और किस तरह से आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आती हैं? स्ट्रेंथ जैसे कि आपने बोला कि फीमेल के, मगर मेरे जो मुताबिक है फीमेल की स्ट्रेंथ मेल से ज़्यादा होती है। अगर एक तरह से हम देखें तो, क्योंकि हमारी हमने अपनी माओ को देखा है। अगर एज अ बायोलॉजिकल हम लोग देखें तो फीमेल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज अ मेल एज कम्पेयर टू, क्योंकि मेरे लिहाज फीमेल मेल मेरे लिए दोनों बराबर है, मगर स्ट्रेंथ दोनों को बराबर मेंटेन करने के लिए बहुत सी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत से प्रैक्टिसेस करने होते हैं और आपको स्टेमिना बरकरार रखना पड़ता है। तो उसके लिए 3 घंटे। जी 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 ठीक है। अब एक तो आप बता दीजिए ट्रेनिंग कितनी देर करती है? मैंने कहा हम जैसे बच्चों को पाल पोस के माएँ बड़ा करती हैं तो डेफिनेटली उनकी कुव्वत बर्दाश्त, तो स्टेमिना बहुत ज़्यादा ही होता है। अच्छा, एक तो मैं आपके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, जिसके मुताबिक आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग करती हैं, और जिन मुकाबलों में अब तक आपने हिस्सा लिया है ये किस लेवल के मुकाबले हैं और आगे कहाँ तक जा सकती हैं आप, ये भी हमें बताइए। जो मेरे ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स है बिल्कुल भी इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। मैं एक छोटे से क्लब से ताल्लुक़ रखती हूँ। जी बिल्कुल, एक छोटे से क्लब से ताल्लुक़ रखती हूँ, MS स्पोर्ट्स एकेडमी, जहाँ की कोच फीमेल है मर्जिया अली। उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो, मगर जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स क्लब्स में और छोटे लेवल के जो क्लब्स वगैरह है वहाँ पे नहीं मुयस्सर होते। तो उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, अपनी ग्लव्स वगैरह, अपनी ट्रेनिंग किट, अपना सब कुछ हम लोगों को खुद करना पड़ता है। तो उस लेवल तक अभी तक हमारी ट्रेनिंग नहीं है, मगर जब हम लोग कैंप्स अटेंड करते हैं, नेशनल कैंप अटेंड करते हैं, जब किसी इंटरनेशनल के लिए जाना होता है तो नेशनल कैंप्स लगते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड
अच्छा होता है, मगर जितने बाकी कंट्रीज के लेवल है वहाँ तक नहीं है अब तक। ठीक हो गया। अच्छा राबिया, Unfortunately। ये भी बताएं कि आपने, चूंकि जिस तरह से अभी आप कह रही हैं कि उस तरह से अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आपकी ट्रेनिंग्स नहीं होती, कैंप्स में भी उस तरह से, लेकिन आपने बाकी 3 ममालिक का जिनका हमने जिक्र भी किया, ईरान, आज़रबाईजान और मिस्र में जाके आपने खेला, वहाँ पर जाकर आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की अपनी ट्रेनिंग को लेकर, अपने स्पोर्ट को लेकर, और वहाँ पर जिन लोगों से आपने कम्पीट किया? मैंने जब ईरान और अज़रबैजान गई, सबसे पहले तो जो उनका रिंग जो था, उनकी जो जहाँ पे वो लोग फाइट करते हैं, उसको देख के पहले तो दिल में खौफ सा था कि यार इससे पहले तो इस रिंग में फाइट नहीं की है, कैसे होगा, किस तरह से होगा। बट वो एक स्ट्रेंथ, एक सोच थी कि भाई अपने लिए खेलने नहीं आई हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेलने आई हूँ। तो उसको जहन में रख के जैसे भी उनकी ट्रेनिंग थी, जैसे भी वो था, मैंने वो सब जहन से निकाल दिया। सिर्फ ये जहन में रखा कि मैंने मेहनत की है, चाहे जिस भी लेवल की है, मैंने मेहनत की है और मुझे यहाँ से मेडल उठा के जाना है। तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने अपनी फाइट की और अल्लाह ने इज़्ज़त दी और वहाँ पे भी गोल्ड हुई। हालांकि उनकी ट्रेनिंग हमसे कहीं बेहतर, अच्छी, कहीं गुना हमसे अच्छी होती है। वो लोग इंटरनेशनल कैंप्स अटेंड करते हैं, वो लोग अपने मुल्क से दूसरे मुल्क से अपने लिए कोचेस मंगवाते हैं, उनको खास कर ट्रेन करवाने के लिए। यही बात है। तो बस ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की वो है कि उन्होंने मुझे इज्जत दी और मेरे कोचेस ने मेरी इतनी मदद की, जितना भी उनके पास था उतना उन्होंने मेरे ऊपर कोशिश की। आपका एतमाद जो है वो आपके लहजे में बोलता है और वो आपकी अचीवमेंट्स में नज़र आता है। मुझे यकीन है कि अगर आपको बेहतर तौर पे ट्रेन किया जाए, बहुत आगे जा सकती हैं। अपने फ्यूचर के प्लान्स बताइए, और अगर आप जो अथॉरिटीज़ आपको अगर देख रही हैं उनको कुछ कहना चाहें, जिन्होंने अभी तक आपको पूछा भी नहीं है, आप चैंपियन हैं, उनको भी कह सकती हैं जो कहना चाहें आप। फ्यूचर प्लान्स तो फिलहाल यही है कि इंशाल्लाह ओलंपिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। वो थोड़ा सा अभी दूर नज़र आ रहा है क्योंकि फीमेल्स अभी तक किसी भी सिर्फ कराटे में फीमेल्स जो है ओलंपिक लेवल पे उनकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। वो लोग जो क्वालिफाइंग राउंड होता है ओलंपिक का, उसमें जा सकती है। बाकी कोई भी स्पोर्ट्स अभी तक फीमेल को लेके नहीं गई है क्वालिफाइंग राउंड के लिए। तो होप के इंशाल्लाह आगे हम फीमेल से भी थोड़ा सा रहम का नजर होगा। अथॉरिटीज से मेरी गुजारिश है कि क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोग पीछे है, स्पोर्ट्स सिस्टम में भी हम लोग पीछे। हालांकि अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पाकिस्तान से ही जाती है और जो हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के ही है। तो कोशिश करें कि आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स है, उनको अपने प्लेयर्स के लिए लेकर आए ताकि। थैंक यू वेरी मच राबिया, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। सॉरी हमारे पास टाइम कम है, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको हम बहुत जो कह लें बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं। राबिया बतूल हमारे मौजूद थी। इस वक्त हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ खेल के हवाले से। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज का आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तान मेजबानी करने को तैयार है। आज रावलपिंडी स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा। वनडे मैच है, 3 वनडे मैचेस और 5 T20 मैचेस की सीरीज है। और इसमें पाकिस्तान, इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें, पाकिस्तान 3 बार न्यूजीलैंड की जो टीम है उसकी मेजबानी कर चुका है, लेकिन ये सारे मैचेस दुबई में खेले गए थे और अबूरी कोच सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक की निगरानी में टीम ने प्रैक्टिस कर ली है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तमाम चीजों में अपनी बकौल उनके तैयारी कर ली। शुक्र है कह दिया मैंने कहा। इतनी एक्साइटमेंट अरवला हसन ऐसे कहती हैं जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अच्छा खैर, कप्तान बाबर आजम 12 रुकनी कौमी स्क्वाड की क़यादत कर रहे हैं। कल हमने इसका जिक्र भी किया था। नायब कप्तान शादाब खान है, लेग स्पिनर उस्मान कादिर, जाहिद महमूद को भी शामिल किया गया और सीरीज की तीनों मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होंगे और ये चौथा मौका होगा जब दोनों टीमें रावलपिंडी में टकराएंगी। और कल हमें वैसे मिर्जा साहब ने थोड़ी हिस्ट्री भी बताई थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की। आज फिर वंस अगेन वन एंड ओनली मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लाइन का इशू है, आ गए हैं बल्कि मिर्जा साहब वेलकम, बहुत बहुत खुश आमदीद। और हम मैच के हवाले से और कल हम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी ब्राइट हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, लेकिन आपको लगता है कि ये जो दोबारा से कंटिन्यू रहेगा ये सारा मामला और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है पाकिस्तानी फैंस के लिए अच्छी है? कल वैसे सोशल मीडिया में मिर्जा साहब के लिए किसी ने लिखा हुआ था कि न्यूजीलैंड की नादरा हिस्ट्री भी निकाल के लाए हैं। न्यूजीलैंड में नादरा नहीं है लेकिन उनको ऑब्वियसली हिस्ट्री का पता होता है, सो दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट इट। सो मौसम अच्छा है जी, बड़ा क्रिकेटिंग किस्म का
वेदर है, आई मस्ट से बारिश का कोई इम्कान ऐसा मैंने देखा नहीं है, अगर है तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने जब देखा था तो नहीं था, और ऐसा लगता है कि अच्छा मौसम। मिर्जा साहब प्लीज ओवर टू यू, आप बताइएगा हमें क्या ख्यालात हैं, आज इंपॉर्टेंट डे। देखिए, एक तो इमरान सबसे अहम चीज़ ये कि तकरीबन 18 साल के तवील अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में नजर आएगी। 2003 में जो आखिरी दौरा किया था 5-0 पाकिस्तान जीता था। टीम उनकी निस्बतन कमज़ोर है अगर हम पाकिस्तानी टीम का मवाजना करें, और जिस तरह कल बाबर आजम ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्ल्ड कप T20 हो रहा है, तो वहाँ की विकेटों को मद्देनजर रखते हुए 3 स्पिनर्स उन्होंने शामिल किए। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जाहिद महमूद हो सकता है 12th मैन हो, तो क्या 3 लेग स्पिनर तो नहीं खिलाने जा रहे? सकलैन मुश्ताक तो खुद स्पिनर हैं, हेड कोच हैं, स्पिनर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। मोहम्मद नवाज 12 रुकनी टीम में नहीं है, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। मुझे लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान स्पिनर्स पे ज्यादा न रिलाय करे कि 3 स्पिनर्स खिला ले, अब अपने उस्मान कादिर, शादाब खान और जाहिद महमूद, और 2 फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हसन अली के साथ जाए, जबकि इफ्तिखार अहमद भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं। ठीक हो गया। मिर्जा साहब, जो कंडीशंस हैं और है वो कितनी सूटेबल रहेंगी पाकिस्तानी टीम के लिए, या ओवरऑल अगर हम उनका एनालिसिस करें तो? ये वनडे मैच है और वनडे मैच में पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए 50 ओवर्स खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम T20 के फॉर्मेट में, और अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो जनवरी 2020 से लेकर अब तक बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट में 2020 रन बनाए हैं और 2172 रन जो रूट के, जबकि तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की हैं, 82 विकेट दुनिया भर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों इन पर रिलाय करेंगे। हमारी बैटिंग में अब आज डेफिनेटली इमामुल हक फखर जमान के साथ इनिंग्स ओपन करेंगे, और बाबर और रिजवान ये नीचे आएंगे, इफ्तिखार होंगे। तो मैं समझता हूँ हमारी बैटिंग का इम्तिहान है, क्योंकि हम वो उस मूड में जा चुके हैं कि T20 क्रिकेट, मार धार से भरपूर क्रिकेट। तो अब देखते हैं हमारे बैट्समैन क्या करते हैं। न्यूजीलैंड के बॉलर्स थोड़े से अननोन है, तो वो मुश्किल डाल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। विकेट के बारे में अरमला आपने पूछा, तो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट है, इस पे घास बिल्कुल नहीं है, विकेट बैट्समैनों के लिए आइडियल है, लेकिन इसके बारे में माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स को मददगार साबित हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, नए चेयरमैन रमीज राजा साहब की चेयरमैनशिप के अंदर सिलेक्ट होने वाली टीम का ये पहला मैच होगा। क्या ये फर्स्ट इंप्रेशन इज गोइंग टू बी द लास्ट इंप्रेशन वाली कोई सीरीज हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, राजा साहब के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो? इमरान, दरअसल राजा साहब तो ये कहेंगे कि टीम का ऐलान 6 सितंबर को हुआ, उन्होंने 13 सितंबर को पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा संभाला, तो वो कहेंगे मेरी टीम तो नहीं है। बहरहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा इस टीम को बैक करें, तो डेफिनेटली बैक करेंगे, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनका फ्यूचर नहीं है, उसके बावजूद उनको रखा गया है। तो अब देखें इसके बाद क्या चेंजेस आते हैं। असल तवज्जो होगी 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपके शहर में जो T20 सीरीज होगी, और वहां पर तो सिर्फ 5500 तमाशाइयों के बैठने की इजाजत है गद्दाफी स्टेडियम में। उन 5500 तमाशाइयों में 2 तमाशाई इमरान हसन और अरमला, और ये 5 भी बहुत है, आप तो 5500 कह रहे हैं। मिर्जा साहब, आप भी आज से 3 तमाशाई शामिल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं मिर्जा साहब, इस नई किट पे बहुत ट्रोल किया जा रहा है ऑन अ लाइटर नोट, और जब ये नई किट रिवील की गई पीसीबी के ऑफिशियल पेज पे, तो बहुत सारे कमेंट्स और ट्वीट्स में देख रही थी, बड़ी ट्रोलिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ, होगी तो डेफिनेटली, क्योंकि वो पिच के हवाले से पहले तो बारिश हो गई थी शुरू में, आपको पता है, अब से 4-5 दिन पहले, और बारिश के बाद इस पिच को बनाना, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, तो वो सारे इंतजाम तो वो करते हैं। अब देखते हैं ये पिच खेलती कैसे है। ये वही पिच है मैं किट की बात करी थी, मैं जो ये नई किट मिली है। हाँ, ये वो किट है जो उससे मिलती जुलती है 1992 के वर्ल्ड कप से। और रमीज राजा साहब ने जो है ना, वो कह चुके हैं कि 1992 के वर्ल्ड कप के 2 खिलाड़ी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, मोइन खान और आकिब जावेद। तो ये 1992 की किट है। और दिलचस्प बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को वही नंबर दिया गया, 10 नंबर, जो 2 अक्टूबर 1996 को जब शाहिद आफरीदी ने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था, तो वो किट 10 नंबर की उन्होंने पहनी थी, और 10 नंबर की किट अब शाहीन शाह अफरीदी पहनेंगे। वाह वाह, ठीक है। आखिर में हम अगर आपसे पूछें कि आज के मैच के लिए आप 7 आउट ऑफ 10 पाकिस्तान को कितना % दे रहे हैं, या आउट ऑफ 100 कितने दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, और न्यूजीलैंड को कितना दे रहे हैं?
देखिए पाकिस्तान के 6 हैं और न्यूजीलैंड के 4 हैं, क्योंकि कोई भी अननोन प्लेयर्स हैं वो अपसेट कर सकते हैं इमरान, कुछ पता नहीं होता। और हमारी टीम 50 ओवर्स की हल्की टीम है, T20 में हम कुछ बेहतर है, लेकिन 50 ओवर में हम पे दबाव पड़ेगा। देखते और हैं आप क्या ये कह होता रहे है हैं कि इस अगर मैच हम में। 50 ओवर पूरे खेल गए तो फिर हमारे जीतने के चांसेस भी मौजूद हैं, ये कह रहे हो? बहुत ज्यादा होंगे। इसी मैदान पर आपको याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर ओवर में हम हारे थे, जब इफ्तिखार अहमद इनिंग्स ओपन करने आए ठीक थे। है। अल्लाह करे सुपर ओवर की नौबत ना आए। ठीक है, चलें, गुड लक जी हमारी टीम के लिए। और मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच आपके एनालिसिस के लिए। मिर्जा इकबाल बेगसरान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के ऊपर अपना तबसरा दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हमना खालिद आज हमारी मुलाकात करवाने वाली हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर से, जो कि है अनीता करीम। उनसे बात की है, उनकी ट्रेनिंग दिखाई है। तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमना खालिद। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान की पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर अनीता करीम से। ऑल द वे फ्रॉम हुंजा से हमारे साथ है अनीता करीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज यहाँ के ना मैं इतनी मोटिवेटेड हो गई और मुझे खुद से लग रहा है कि यार कुछ शुरू करना चाहिए। तो हुंजा से और यहाँ पे और मिक्स मार्शल आर्ट्स मतलब फाइटर, तो ये कैसी आपकी स्ट्रगल थी? हुंजा से आप कहें तो हुंजा में जितने ख़वातीन को सपोर्ट किया जाता है, मेरे ख़्याल में पूरे पाकिस्तान में किसी भी कोने में इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। मैं हुंजा की बेटी हूँ, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला अपने लोगों से, और स्पेशली जो मेरी फैमिली है, वो जो मेरे भाई हैं हेड कोचेस हैं मिक्स मार्शल आर्ट के, और दूसरे जो मेरे भाई हैं वो मिक्स मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल फाइटर हैं। आपके फैमिली में था, राइट? ऐसे ही है। तो एक ये पाकिस्तान में या मेरे ख्याल में हर जगह कॉन्सेप्ट है यार, लड़की है मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बनेगी, नहीं पढ़े और वो क्या जी शादी हो जाए फ्यूचर बने और बस। तो ये आपने जब अपनी फैमिली में बताया, ओवरऑल बताया, तो आपको सपोर्ट मिली ओवरऑल? शायद ये हमने खुद अपने आप को इस तरह बनाया है कि हम लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, हम नाजुक हैं, नाजुक मतलब हम कोई सख्त काम नहीं कर सकते। शायद ये हम लोगों ने खुद अपने लिए एक माइंडसेट बनाया है और इजी तरीका अपने लिए अपनाया है कि हम सख्त काम नहीं कर सकते। मेरे भाइयों का भी यही मेन मकसद था कि लेट्स सी लड़कियां कर सकती या नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह के हालात हैं तो ओवरऑल वुमेन की सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो वो भी इसमें काउंट होता है? अब देखिए पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर काम करती है कि एक फ़ीमेल के लिए या लड़की के लिए, दोनों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसे टेक्निक होते हैं जो मतलब चाहे वो लड़की हो, उसका दुपट्टा यूज़ हो सकता है अपने डिफेंस के लिए, डिफेंस कर सकती है अपने आप को, और जो लड़का हो तो अपना टी-शर्ट यूज़ कर सकता है, जो उसने पहना वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर मैं पूछूँ कि ये एक स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए कि हाँ जी इतनी आपकी सर्टन हाइट होनी चाहिए, ये वेट, या एक प्रॉपर सिलेक्शन के लिए मेरी जैसी आ जाए जी हाँ जी मैंने आना है, तो कोई आप स्पार्क देखते हैं या कहते हैं नहीं यार आप आएँ? देखिए इसमें सिलेक्शन होती नहीं है। सबसे कम कद की मैं हूँ मेरे ख्याल में, जो मैं फ़ाइट करती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी और लंबी लड़कियाँ आती हैं। मैं सबसे मेरे ख्याल में कद की बहुत छोटी हूँ। एज डजंट मैटर, हाइट डजंट मैटर, बस आप दिलो दिमाग से तैयार हों। अच्छा, यही बात है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं इस फील्ड को लेके या इस फाइट में लेके, क्या आपने और क्या आगे करना है? ऑब्वियसली अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। सबका यही ख्वाब होता है कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बने, और मेरा भी यही मेहनत है और मेहनत करती हूँ इसी चीज़ के लिए कि मैं एक दिन मिक्स मार्शल आर्ट की वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँ, और ना ही मैं सिर्फ अकेले, और भी मेरे साथ फीमेल फाइटर आगे जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अच्छा, आपका एक बड़ा वेल नोन निकनेम है, मैंने हर किसी के मुंह से सुना, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं बोलना चाह रही कि मुझे पता है कि उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है कि वो आपका निकनेम कैसे था। तो वो आप अपना पहले नाम बताएं और उसके बाद स्टोरी। जब मेरी इवेंट हो रही थी तो वहाँ पर मैंने उस लड़की को मैंने आमबार लगाया। उसमें रूल होते हैं, इसमें मिक्स मार्शल आर्ट में रूल होता है कि अगर आप टेप करते हैं तो आगे वाला बंदा आपको छोड़ता है और दूसरे की जीत होती है। शायद दूसरी लड़की को ये लगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, तो वो जाते जाते उसका हाथ टूट गया और फिर अगली लड़की का हाथ टूट गया। तो इसी तरह मुझे मिक्स मार्शल आर्ट का नाम दिया। सबसे
मैं ये कहूँगी जो आम कलेक्टर का जो मुझे निक नेम दिया है वो क्रेडिट जाता है कोच आतिफ को, जो हमारे ब्राज़ीलियन जिजित्सु के कोच हैं। अच्छा जी, मिक्स मार्शल आर्ट्स जो फाइट है एज वेमेन अभी पाकिस्तान में आई गेस नेशनली इतना इन नहीं है, इंटरनेशनल आपने स्टार्ट किया, तो आपको लगता है इन फ्यूचर ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ला सकती हैं, यहाँ की लड़कियों को मोटिवेशन दे सकती हैं, या आपके पास ट्रेनिंग सेशन ऐसा चल रहा है? मिक्स मार्शल आर्ट मेरे भाइयों ने एक्चुअली पाकिस्तान में स्टार्ट किया है। मेरे भाई ये पायनियर्स हैं मिक्स मार्शल आर्ट के। ऑब्वियसली उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अब लोगों में थोड़ा बहुत पता चला है कि एक्चुअली मिक्स मार्शल आर्ट होता क्या है। मेरे बाद बहुत से फीमेल फाइटर्स बन रही हैं, ट्रेनिंग कर रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो स्क्रीन पर फाइट करेंगे। Girls with their nails done. ओवरऑल मिक्स मार्शल आर्ट का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले और अपनी बहन यानी अनीता करीम को यहाँ तक जो पहुँचाने वाले किसकी सपोर्ट है, यानी अनीता के भाई की, और वो हेड कोच भी है, ट्रेनर भी है। जब कभी फाइट पेयरिंग पे अनीता होती है, ऑब्वियसली बैक एंड पे आप वहाँ पे होते होंगे, तो आपको कैसा फील होता है? कहीं ना कहीं ये पंचेस वगैरह खा रही हैं एज वेमेन, कहीं पे होता है ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कोई फाइट हार रही है या उनको पड़ रही है मतलब मार वगैरह, तो क्या आपकी फीलिंग होती है, क्या आपकी सपोर्ट होती है, क्या आप मोटिवेट करते हैं? फीलिंग देखें, स्पोर्ट के अंदर हम जिस तरह की फ़ाइट होती है हमने बिल्कुल उसी तरह से ट्रेन करना होता है। तो अनीता वहाँ पे जितने ज़ोर का मुक्का खाए, हमारी कोशिश होती है कि ट्रेनिंग में अनीता उतनी ज़ोर का मुक्का खाए जितना ज़ोर का वो फाइट में ना खा सके, नॉट एज फ्रीक्वेंटली, लेकिन आइडिया ये होता है कि आप उतना पुश करो जितना फाइट में, अगर वो जितना भी पुश हो फिजिकली और मेंटली, वो उसके लिए एक नई चीज़ ना हो। क्योंकि अगर आप जो आपकी एक लिमिट एक ट्रेनिंग के अंदर है, अगर उससे बढ़ के अगर आप पुश होंगे फाइट के अंदर, तो आपका सिस्टम शट डाउन कर जाएगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। अच्छा अनीता, कभी ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग के अलावा घर में आपके अपने भाई के साथ नोक-झोंक होती हो कि नहीं जी आपने मुझे ट्रेनिंग के दौरान ये बता दी, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे है? हमारी ना ज़्यादा फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग ज़्यादा है। मुझे ज़्यादा मेरे भाइयों के साथ मतलब अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और मैं ज़्यादा बाहर लोगों के साथ इतना नहीं रहती जितना अपने भाइयों के साथ रहती हूँ। अब अनीता हमें बता रही हैं वो मूव, तो आइए चलते हैं। ओके, ज़्यादातर ये होता है कि या स्ट्रीट हरेसमेंट होते हैं, या कोई कोशिश करता है कि किसी का पर्स खींच के लेके जा रहा हो या हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहा हो, तो उस पोजीशन में आपने क्या करना है? फर्स्ट कोई बंदा या कोई भी हो हाथ पकड़े, कोई वो खींच के लेके जा रहा, तो ज़्यादातर लड़कियां ये करती है, वो कंफ्यूज हो जाती हैं और वो फ्रीज़ हो जाती हैं। सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं, इतना नहीं करना, सिर्फ आपने अपने पाँव वाइड करने हैं, बस वाइट, और थोड़ा सा बैठना है, दैट्स इट। उसके बाद देखो, अब ये हाथ आपके पास है, मैंने अपने हाथ को बचाना है। अगर वो बंदा जिसने सही टाइट नहीं पकड़ा, तो मैं ईज़िली, देखिए यहाँ पर हमेशा ओपनिंग होती है, यहाँ सिर्फ मैं अपने रिस्ट को यूँ मूव करती हूँ और ये बस निकाल लिया। अगर कोई सख्त पकड़ किसी बंदे ने, और सीरियसली वो हैरेसमेंट के माइंड में है, और उसका माइंड ये है कि मैंने इसको खींच के लेके जाना है, वो मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा, और ज़्यादातर लड़कियां ये है कि वो नहीं कर सकती, और ये कमज़ोर है या कुछ नहीं कर सकती। ईजी आपके लिए टेक्निक है, अपने हाथ यूँ बंद रखें, सारे फिंगर्स क्लोज, थंब फिंगर इसके साथ क्लोज, इसको हम मंकी बार भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर से ये इधर आएगा, चाहे आपने दोनों मेरे हाथ पकड़े हो, दोनों हाथों से मेरा ये हाथ पकड़ा हो, जितनी ज़ोर आप लगा सकते हैं लगा लें। ये देखिए इजी, मैंने ज़ोर भी नहीं लगाया, आप भी कोशिश कर लें। ये देखिए यूँ हाथ यूँ, ठीक है। अब ये हाथ वाइड योर लेग्स प्लीज़, हाँ हाँ अपनी तरफ, हाँ यूँ खींचना नहीं है, जस्ट आपने अपने हाथ को यूँ बंद किया, और ये हाथ ऊपर चेस्ट की तरफ यूँ आएगा, ठीक है। और अपने होश को हमेशा एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखना है कि सामने से कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। हमेशा अगर कोई यूँ पास आ रहा है तो उसका शायद नियत गलत हो, या आपको टच करने के उसमें आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? एक तो आपने डिस्टेंस रखना है। इन केस अगर आप डिस्टेंस नहीं रखते, उसको इस तरह कुछ हरकत कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे फेस को, ऑब्वियसली मेरे फेस को टच करने की कोशिश कीजिएगा। इस हाथ से मैं कभी नहीं कर सकती, ठीक है। ये देखो आपका लेफ़्ट हाथ और लेफ़्ट सेम, ठीक है। तो हाथ टच करने की कोशिश करा आपने यूँ, लिटिल फिंगर से आपने यूँ पकड़ना है, ठीक है।
मोड़ना है और ये मेरा हाथ, ठीक है, आपके शोल्डर्स पर ये इधर आएगा और जस्ट मैंने आपको नीचे की तरफ ड्रॉप करना और जितनी मर्जी आप नीचे लेके जा सकते हैं, आप आराम से लेके जा सकते हैं। अगर आपको अगर आपको कोई किक आता है तो आप आराम से उसके चेहरे पर किक मार सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर कोई किक मारता है। थैंक यू सो मच अनीता, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज, और ये जो बेसिक ट्रिक्स मैंने सीखे मैं बहुत मोटिवेट हो गई और मैं प्लान भी कर रही हूँ कि आगे मैं मज़ीद आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लूँ। और अभी हम ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी के सेगमेंट से जाते हैं, मज़ीद अच्छे सेगमेंट्स लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स का, द मोस्ट अवेटेड माइंड मैटर्स, और आज इसमें हम कुछ रवैयों के हवाले से बिहेवियर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट वकार मलिक और हिना डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रवैयों के हवाले से। मैं अगर एक काम कर रही हूँ और मुझे वो ठीक लग रहा है तो वो ठीक है, अगर आप वही काम कर रहे हैं और मुझे वो ठीक नहीं लग रहा तो मैं उसको बोलना शुरू कर दूंगी कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है, आप तो गलत कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी प्रायोरिटीज और हमारे रवैये क्यों चेंज हो जाते हैं? अच्छा है ना, बात यह है कि आप शायद रवैयों की बात कर रही हैं कि हम अपने और दूसरे के रवैयों में एक फ़र्क देखते हैं। हम अपने रवैयों को किसी और तरह से देखते हैं, किसी दूसरे के रवैयों को कुछ और तरह से देखते हैं, और इसको हम अगर बहुत ही आसान तरीन अल्फाज में, बुनियादी तौर पर तो एट्रीब्यूशन थ्योरी है, आसान तरीन अल्फाज में हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि कुछ जो हमारे जितने भी रवैये होते हैं उसके पीछे जो काज है वो दो तरह की हो सकती है ना। एक एक्सटर्नल हो सकती है, एक इंटरनल हो सकती है कि अंदर से कोई एक दाखिली इमोशन है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। एक है कि किसी की बात से या एक्सटर्नल किसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। आप यूँ समझिए कि एक लाइन है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है, ठीक है। ये दो ही हैं बरक़ात जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया या कोई भी इस तरह का रवैया पैदा हो गया। अच्छा, जनरली जो है वो ये, जब मैं अपने किसी एंगर को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक्सटर्नल की तरफ उसको एक्सटर्नल की तरफ रखूं। यानी मेरा गुस्सा इसलिए गुस्सा है क्योंकि मेरे इर्द गिर्द का माहौल ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं। तो ये बेसिकली मैं उस जो दोष दूंगा अपने गुस्से को वो दूंगा एक्सटर्नल पे, यानी बाहर के लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से, बाहर एनवायरनमेंट ऐसी है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। इसको कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, यानी एक बायस है ना, तासुब है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जिसमें मैं अपने गुस्से को एक्सटर्नल कह रहा हूँ, ठीक है, या अपने किसी रवैये को एक्सटर्नल की पैदावार कह रहा हूँ कि खारिज ऐसा है या बाहर की जो दुनिया है यही ऐसी है, मैं तो मासूम आदमी हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि जब मैं आपके गुस्से को देखूंगा तो जनरली हम किसी के भी गुस्से को, किसी और के गुस्से को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इसका गुस्सा एक्सटर्नल की वजह से है क्योंकि बाहर लोग ऐसे हैं। हम कहते हैं कि है ही ऐसा, ये अंदर से है, यानी ये मैं जनरली आपके गुस्से को कहूंगा, आपके हवाले से ये नहीं कहूंगा कि ये एक्सटर्नल या उसके हवाले से पैदा है, लोग ऐसे हैं, आप मुझे लेबल कर देंगे। एग्जैक्टली, और इसको कहते हैं एक्टर ऑब्जर्वर बायस, यानी मैं बायस्ड हूं कि मैं अपने गुस्से को तो एक्सटर्नल समझ रहा हूँ, एक्सटर्नल की पैदावार है, और आपके इंटरनल समझ लूँ, मैं आप में एक्सटर्नल को माइनस कर रहा हूँ, जैसे एक्सटर्नल तो कोई उसका तो कोई रोल ही नहीं है, किरदार ही नहीं है, हालांकि डेफिनेटली होगा लेकिन मैं उसको माइनस कर रहा हूँ। तो ये कितना बड़ा बायस है, और हमारी पूरी जिंदगी इसी बायस क्या कहते हैं, इसी तासुब में गुजरती है और इसी तरह हम गुजरते रहते हैं। इसमें यह है कि इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें या इंटरेस्टिंग जो उसके नतीजे हैं वो आपको बता दूँ। यूरोप जो है या अमेरिका जो है या उस तरह के जो ममालिक हैं जिसको हम कहते हैं ना जो इनफरादी तौर पे ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पे जनरली किसी की जो कामयाबी है उसको ये समझा जाता है कि ये इस इंडिविजुअल का कारनामा है, यानी ये इसकी दाखिली सलाहियत की वजह से ये कामयाबी हुई है। ठीक हो गया? हमारे यहाँ जो कामयाबी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी शक्ल ही नहीं है कामयाबी वाली, हाँ इसको माहौल ऐसा अच्छा मिल गया है, इसको स्कूल बहुत अच्छा मिल गया है, इसको टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं तो इसने कामयाबी। हाँ, हमारा यहाँ पे जो एशिया स्पेसिफिक यानी ये बाकायदा स्टडीज मौजूद है और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम जनरली किसी की कामयाबी को ये समझते हैं कि उसको माहौल बहुत अच्छा मिला है, जबकि यूरोपियन जो वो ये समझते हैं कि ये इंडिविजुअल कि अपनी है, इसका अपना टैलेंट है। तो ये बड़ा मज़े का है कि और इसमें एक और सेल्फ सर्विंग बायस होता है, जिसमें सेल्फ सर्विंग बायस ये होता है ना कि जो भी कामयाबी है वो मेरे अपनी अंदर की वजह से है, सलाहियत की वजह से, और जो भी नाकामी है वो एक्सटर्नल की वजह से है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें फिर जो नहीं होना चाहिए, हाँ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें जो इनफरादी सतह पे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, जिस तरह यूरोप की मिसाल दी है, वो इस सेल्फ सर्विंग बायस का ज़्यादा शिकार होते हैं। यानी जो कामयाबी है वो मेरी अपनी वजह से है, जो नाकामी है वो एक्सटर्नल की वजह से है, तो ये उसका सेल्फ सर्विंग बायस का भी ज़्यादा शिकार फिर वही सोसाइटीज़ होती हैं। बट थिंग इज कि जो तासुबात पे हम जब भी बात करते हैं
तो वो इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि तासुब या अकली तासुब इसको कहते हैं, अकली तासुब जो है वो आपको बेहतर या अकली फैसला करने की राह में एक रुकावट होता है, आपको अकली फैसला नहीं करने देता। तो पहली जो सतह है वो ये है कि इन तासुबात को पहचाना जाए, जिसमें मैं और आपने बैठ के अभी एक तासुब को पहचाना है कि जब भी हम दूसरे के रवैये को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि उसकी दाखिल की पैदावार है, यह ही ऐसा, जबकि खारिज को हम अंसर कर दें। जब हम खुद ये करते हैं तो हम खारिज को बीच में ले आते हैं कि नहीं ये तो हम हमारा तो एनवायरनमेंट ऐसा ही है, एग्जैक्टली। तो अगर हम उसमें मिड में के एक्सटर्नल और इंटरनल की जो वो लाइन है उसके मिड में अगर हम देखना स्टार्ट करें दूसरे को भी और अपने आप को, तो हम बेहतर समझते हैं कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो उससे ये हो जाएगा कि हम तासुब कम हो जाएगा और हम बेहतर अकली फैसला करने के काबिल हो सकेंगे। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। थैंक यू। बैक टू एक्सप्रेसो। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमारे प्रोग्राम में अब्दुल जोशी आए थे जिन्होंने पसूकॉन को सर्व किया था और ये 10 रुकनी टीम थी, इनफैक्ट 12 रुकनी टीम थी जो कि गई थी और 10 कोपैमा पहुंचे थे। इसमें 2 खवातीन भी शामिल थी। अहम चोटी है, इसको पहली दफा सर किया गया था, हिस्ट्री बनाई गई थी। 6160 मीटर बुलंद ये चोटी अब तक किसी ने सर नहीं की थी। इस चोटी को शमशाल के नौजवान मुहिम जोई की 12 रुकनी टीम ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली मरतबा सर किया और यहाँ पे सब्ज हिलाली परचम को बुलंद किया। इसके ग्रुप लीडर कोपैमा अब्दुल जोशी थे। ये जो 2 खवातीन इसमें शामिल थी इनका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि आज ये दोनों खवातीन हमें ज्वाइन करें हमारे शो के अंदर। अगरचे के मौसम सख्त था, इस टीम की कोशिश थी कि हम इसे 14 अगस्त पे सबमिट करें, लेकिन उसको एक रोज़ कबल ही चोटी सर करना पड़ी चूंकि मौसमी हालात ऐसे थे। लेकिन बहरहाल इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये किया और इस वक्त हमें 2 कोपैमा खवातीन शमा बाकिर और सुल्ताना नसब जो कि इसमें इस सबमिट का हिस्सा थी लाइव ज्वाइन करेंगी। बिल्कुल, दोनों को खुशामदीद कहेंगे। सुल्ताना आपको भी और शमा को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारी ख्वाहिश थी कि आप पहले भी आती हैं जब हमने अब्दुल जोशी को हमने अपने शो में लाइव लिया था, लेकिन स्टिल सबसे पहले तो सुल्ताना हम आपकी जानिब आएंगे। आप कैसा एक्सपीरियंस था आपका इस चोटी को सर करने का, और आपने चूंकि एक हिस्ट्री बनाई है और उस हिस्ट्री का एक हिस्सा रही हैं आप, तो किस तरह के आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रगल रही? सुल्ताना आपको आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिएगा। हेलो सुल्ताना, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर दें, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। समा की टीम पे आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इंटरव्यू देने की मौका दिया। तो मेरे एक्सपीरियंस ये है कि पसूकॉन बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि रॉक क्लाइंब और आइस मिक्स था। ठीक है। तो इसलिए बहुत टफ था, क्योंकि हमारी टीम भी हमारे साथ हमारी बहुत हेल्प किया। देन रॉक क्लाइंब और आइस क्लाइंब मिक्स वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सुल्ताना मुझे लगता है आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और आप ना चैनल को कंफ्यूज कर गए हैं। तो आप इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज पर लाइव हैं और हम आपसे बात भी करेंगे और इसके साथ साथ और आपको एक्सप्रेसो पिलाएंगे। हाँ, एक्सप्रेसो पिलाएंगे भी। हमारे साथ शमा भी मौजूद है। शमा, हम आपकी जानिब आएंगे, आपके एक्सपीरियंस के हवाले से जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी थैंक यू। मेरी एक्सपीरियंस जो रही है वो इस टाइप की रही कि बिकॉज जो है आइस टोटली डिफरेंट होते हैं रॉक से। ये हमारे लिए एक चैलेंज भी थी और साथ में एक अचीवमेंट भी थी कि जो हम लोगों की स्ट्रगल थी वो टोटली एक चैलेंज बेस पे हमने जो स्ट्रगल की है। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रेनिंग भी डिफरेंट होती है? जैसे कि ट्रैकिंग डिफरेंट है वैसी ट्रेनिंग भी डिफरेंट है या ट्रेनिंग सेम होती है दोनों के लिए? ट्रेनिंग तकरीबन सेम होती है, लेकिन रॉक में जो है आप जो है टेक्निकल जो है अपनी नट्स, आपकी जो गियर्स और आपकी जो वर्किंग है वो टोटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस टाइप के होते हैं एज कम्पेयर टू आइस। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। अच्छा, हम अगर इसके गियर्स की बात करते हैं, आपने कहा कि दोनों के लिए ऑलमोस्ट ऑब्वियसली यू हैव टू बी प्रोफेशनल, लेकिन क्या जो पीक की जो हाइट होती है वो मैटर करती है? जब आप 8000 सर कर रहे हैं या 6000 को सर कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या कोई फर्क होता है या तैयारी बहरहाल आपको एक जैसी ही रखनी पड़ती है? तैयारी आपको एक जैसी रखनी होती है, क्योंकि रिस्क दोनों में सेम ही होते हैं, लेकिन उस 8000 के लिए आपने अपनी माइंड और प्रिपेयर करना होता है, 7000 के लिए अलग प्रिपेयर करना होता है, 6000 के लिए अलग प्रिपेयर करना है।
करना होता है। हायर द माउंटेन एंड ग्रेटर द चैलेंज एंड तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ती है। सो आप दोनों लड़कियां हैं, आप दोनों पशु कौन सर करने चली गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने वालों के लिए वो ये है कि इन्होंने चूंकि पहली दफा किया तो रास्ता नहीं होता, इन्होंने सबसे पहले एक ट्रैक दिया, अब बाकी आने वाले तो कर ही लेंगे उस ट्रैक पे जाते हुए। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था। किसी ने मना नहीं किया शमा कि मत जाओ, मुश्किल है? मेरी जो, क्योंकि हमारी ताल्लुक जो है पहाड़ी इलाकों से है, तो हमारी वास्ता इन चीज़ों से पड़ती रहती है। तो हम ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द ही पहाड़ है। तो मना किसी ने नहीं किया था मेरे अंदर पहले से ये, क्योंकि मैं टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी में पढ़ रही हूँ, तो मेरी इस फील्ड से वास्ता है। तो इसके लिए फैमिली वालों ने किसी ने रोका नहीं, बाहर सही रहा, सारों की कोऑपरेट रही, तो ये बेहतर था हमारे लिए। सुल्ताना, आपको किसी ने नहीं रोका कि आप इतनी बुलंद चोटी पे जा रही हैं जहां पर अभी प्रॉपर किसी ने पहले सर भी नहीं किया उसको, और फिर ऑब्वियसली एनवायरनमेंट, जो टेम्परेचर है, दीगर चीज़ें, दीगर चैलेंजेस भी ऑब्वियसली हर तरह के होंगे, तो आपको किसी ने रोका नहीं? आप इतनी डिटर्मिन्ड थी कि आपने सोचा कि मैंने इसको सर करना है? क्योंकि पहला मैंने एक 6,200 मीटर की एक छोटी पहाड़ को मैंने सर किया था, वो भी सर मिर्जा अली और मिस समीना बे के साथ मैं कुक्सल में गई थी, खुंजर टॉप कुक्सल में। तो उसके बाद भी मेरे अंदर एक शौक आया कि मैं स्पॉन्सर मिला, तो मैं एक और, तो सर अब्दुल जोशी ने हमें इनवाइट किया अपनी टीम में, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर सर अब्दुल जोशी के साथ हम गई पशु पॉन्स में, तो वहाँ बहुत ज्यादा टफ था। ठीक है, अच्छा आप मुझे इस ग्रुप का वो सबसे दिलचस्प हिस्सा लग रही है आप मुझे इस ग्रुप का। हर ग्रुप के अंदर एक दिलचस्प शख्सियत होती है ना, तो मुझे लगता है आप वो सबसे दिलचस्प शख्सियत है जो पूरे ग्रुप को साथ लेके चल रही होगी। तो कैसा रहा था सफर ओवरऑल सुल्ताना? जी हमारी टीम बहुत अच्छा था, उन लोगों ने कोऑपरेट भी अच्छा किया हमारे साथ, बहुत ही हेल्प किया, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत टफ होते। 10-12 भाई हमारे साथ थे, तो उन लोगों ने बहुत ही हेल्प किया हमारी। देन मैं और शमा, ये आइस क्लाइम और रॉक क्लाइम मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपनी जिंदगी में। मैंने 2 साल ट्रेनिंग भी लिया सर मिर्जा अली के साथ, तो मैं आइस क्लाइम मैंने किया 6,200 मीटर, तो ये आइस और रॉक क्लाइम मैंने फर्स्ट टाइम किया, वो भी सर अब्दुल ने मौका दिया। तो इंशाल्लाह अगर स्पॉन्सर मिला तो मैं 7,000 या 8,000 आराम से करूंगी। वाओ, जबरदस्त। अच्छा शमा, जिस तरह से अभी सुल्ताना कह रही थी कि टीम मेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी होती है, ऑब्वियसली जब आप ख़वातीन हो और साथ में आपके मर्द हज़रात की मेजॉरिटी भी हो, तो टीम कोऑर्डिनेशन, और चूंकि अब्दुल जोशी टीम को लीड कर रहे थे, ओवरऑल आप लोगों की आपस में किस तरह से कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन रही? ऑडिशन या ट्रैक या पार्टी पे निकलते हो तो आपके दरमियान जो शाइनेस और वो चीज़ें आपको ख़त्म करना होता है। बीइंग अ गर्ल आपको तमाम डिस्टेंस ख़त्म करके बॉयज़ की शाना बशाना करना होता है। जब आप तमाम चीज़ें ख़त्म करोगे तो उसमें फिर तब जाके टीम वर्क होती है। आप अपनी तमाम पॉइंट शेयर करोगे तो आपको सक्सेस मिलता है। अदरवाइज आप कहोगे कि आई एम अ गर्ल, मैं इनसे शेयर नहीं कर सकता, तो इट्स डिफ़िकल्ट कि पहाड़ों में फिर ये चीज़ नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा चलें थोड़ा लाइटर एंड पे कोई फनी मोमेंट बताएं अपनी सारी समिट का, कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आपको याद रह गया? ओवरऑल जो हमारी जर्नी थी वो तो पूरा ही फ़नी मोमेंट पे थी, क्योंकि 12 लोगों की एक टीम और सारे एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। कहीं मतलब जो हमारी जर्नी थी कहीं पे तो वो टोटली टफ थे, क्योंकि लूज रॉक हमें सुल्ताना के बारे में बताएं, ये कैसे माउंटेनियरिंग कर रही थी? ये तंग करती थी बीच में, इधर ना जाओ, ये ना करो, यहाँ पे रोप लगाओ, ये ना, ऐसा कुछ होता था? मुझे लगता है ये ऐसा करती होंगी। सुल्ताना जो है वो बहुत ब्रेव लड़की है, उसको टोटली पहाड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसकी हर स्टेप मजाक मस्ती में गुजरती है, तो शी इज़ अ नाइस। ओके सुल्ताना, ये बात तो हमें बड़ी ज़बरदस्त आपके बारे में पता चली, और आप कह रही हैं कि आप 7,000 या 8,000 आप कर सकती हैं, तो डायरेक्ट 8,000 को अटेम्प्ट करेंगी या 7,000 पे हाथ डालना है? प्लान क्या है आपका? अच्छा, इस वक्त हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वापस हम आएंगे जी। इस वक्त प्राइम जो ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं और वहाँ से कुछ बराह रास्त फुटेजेस आ रही हैं हमारे सामने, ये आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल अहम मुलाकात हुई थी वज़ीर की, और आज
शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में एक अहम इजलास हो रहा है जिसमें वज़ीर आज़म शरीक होंगे। या आप शरीक ममालिक के परचम भी देख सकते हैं जो हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं इस वक्त। सबसे कुछ देर बाद जब वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर इस अमल में हिस्सा लेंगे तो आपको दिखाएंगे भी। और दोबारा हम लिंक करते हैं जी, हमारे साथ शमा बाकिर और सुल्ताना चूँकि मौजूद है। सो लास्ट नोट के ऊपर शमा, बल्कि सुल्ताना आप हमें बताइए अब क्या प्लान है आपके, फ्यूचर क्या करने जा रही हैं आप? फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि अगर मुझे मौका मिला, मुझे स्पॉन्सर मिला तो मैं आगे यही काम लेके आगे जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा शौक भी यही है कि मैं पहाड़ों में जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये बहुत पासे भी गई मैं, और मुझे अगर स्पॉन्सर मिला तो मैं 8,000 आराम से करूंगी। और मेरी साथी शमा भी मेरे साथ है तो उसके लिए भी तो या गवर्नमेंट ने अगर हमारी हेल्प किया या किसी ने स्पॉन्सर दिया तो इंशाल्लाह ठीक हो गया। शमा, आपका क्या प्लान है? जिस तरह से सुल्ताना कह रही हैं आप भी उनकी टीम मेट है, वो आपके साथ ही इरादा रखती हैं, तो क्या प्लान है आपका? मेरी फर्स्ट प्लान ये होगी कि मैं सिर्फ क्लाइंबिंग को लेके आगे नहीं जा सकती हूँ, या सिर्फ मैं 7,000 8,000 पर्सनली अपने लिए नहीं कर सकती हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि जो हमारी कमिंग जनरेशन है ये एक ऐसा स्पोर्ट है कि उनको भी सपोर्ट दे दूँ, गर्ल्स ऐसे गेमों में शामिल हो जाए ताकि वो ड्रग्स और दूसरे जो हमारी सोसाइटी में आजकल रनुमा पा रहे हैं उन चीज़ों से अलग होकर इस तरफ आ जाए। अच्छा शमा, इसमें अब एक सवाल ये भी बनता है कि आपके इलाके की तो बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी गर्ल्स हमने देखी हैं, वो बड़ी पार्टिसिपेटिंग भी होती हैं और हर गेम के अंदर आ रही हैं। इवन कोयटा के भी हमने बहुत सारे प्लेयर्स, फीमेल प्लेयर्स देखी हैं। तो लेकिन ये आप जो पाकिस्तान के दीगर अर्बन एरियाज़ हैं उसके अंदर ये कल्चर इतना फ़रोग नहीं पा रहा है। ख़ासतौर पे हम लाहौर, कराची, मेट्रोपॉलिटन शहरों की हम बात करते हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? आपके पास कोई आइडिया है इसका? आइडिया ये है कि हम ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जेंट्स है या हमारे फादर ब्रदर्स जो भी है वो हमारी सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बाकी मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वो इन गेमों में आ रहे हैं कि होप्स हो कि मज़ीद ये और स्ट्रॉन्ग होंगे और इसमें कोशिश करेंगे। मुख्तसर सा मैसेज सुल्ताना, आप कुछ कहना चाहें क्लोजिंग नोट के ऊपर, कुछ भी कहना चाहें आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी गांव है तो ये बहुत ही दूर है, उनजा गुजाल से बहुत ही दूर है। ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जितना भी बहनें हैं हम उन सब मिल के ये चीज़ों में हिस्सा लेने चाहिए, क्योंकि हम अभी 6,076 मीटर हम लोग सुकांस में गए तो हमारी वो बहनें भी हमारे साथ क्यों नहीं आएंगे? आप बाकी लड़कियों को भी मोटिवेट करिए कि वो आपके साथ आएं। थैंक यू वेरी मच सुल्ताना एंड शमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आगे आपके जो प्लान्स हैं, जिन पहाड़ों को आप सर करना चाहती हैं उसमें आप कामयाबी हासिल करें। सुल्ताना और शमा बाकिर हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब हमारे सेट पे आने लगी है खुशी, और वो खुशी कैसे आई, वो खुशी हमें आके बताएंगी एक्सरसाइज, और सुबह सुबह आप करेंगे एक्सरसाइज। ओवर टू यू खुशी। थैंक यू उर्मिला। आज मैं एब्स की एक्सरसाइज बताऊंगी। सो वी आर गोइंग टू गो ऑन द फ्लोर एंड कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं डंबल्स यूज़ करूँगी। डंबल्स आर ऑप्शनल, वेट्स आर ऑप्शनल। अगर आप बिगनर हैं तो आपको डंबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम गोइंग टू गो ऑन द फ्लोर। दीज आर कॉल्ड डायमंड सिटअप्स। आई एम गोइंग टू डू इट विद द डंबल, बट आप वेट्स के बगैर भी कर सकते हो। Breathe in as you go down, as you sit up, breathe out. I'm going to perform 3 to 4 reps more ताकि आपको idea हो जाए। Feet should be joined together, knees should be open. Breathe in, breathe out. Second exercise, knee tucks. Extend your arms, extend your legs, and pull the legs towards your chest and arms towards your legs. And breathe in as you extend your legs. Breathe out as you pull the knee towards your chest. Breathe in, breathe out. Third exercise is on your palms. Palms should be right below your shoulders. Weight on your palms, on your toes. And we're going to lift our hip up and tap our toe and breathe out. Tap our toe and breathe out. Alternate legs, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Few more times guys ताकि आपको idea हो जाए. And one on the floor as well. Hands under your hips, legs extended, and alternate leg raises. Breathe out,
tuck your stomach in, lift your head up. अगर आप बिगनर हैं फ्लोर पे हेड रख लें, relax your neck, breathe out. And guys, ये आपने at least 20 to 30 reps करने हैं each, and at 3 rounds. And you will feel a burn on your core. Try this at home and I'll see you guys soon. Take care. थैंक यू वेरी मच। खुशी ने सुबह सुबह आपको बता दिया एक्सरसाइज जो आपने सिर्फ देखनी नहीं है, करनी भी है। इससे आपकी जिंदगी में हकीकी खुशी आएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम बिल्कुल प्रोग्राम के एंड के ऊपर मौसम की कुछ सूरत हाल की बात कर लेते हैं। वैसे ऑन पेपर तो जो मानसून है वो खत्म हो गया है, हाँ। लेकिन अभी हफ्ते के बाद कुछ इम्कानात मौजूद हैं और अभी एक हीट वेव भी आई थी कराची में जो चल रही है अभी। खैर, इस वक्त सरदार सरफराज साहब चीफ पेट्रोलॉजिस्ट हैं, हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम पूछते हैं कि वो हमें इस हवाले से क्या बता पाएंगे। सरदार साहब, वेलकम टू द शो। ठीक ठाक होंगे आई होप। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है, आपके पास क्या अपडेट्स है मौसम को लेकर? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कराची में एक तरह से मिनी हीट वेव हम उसे कहें कि 3 दिन सख्त गर्मी पड़ी थी और आज से उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा। जो 39-40 तक टेम्परेचर की रेंज चल रही थी, आज कम होकर 36 या 37 तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। अच्छा। लेकिन कराची का आपको पता है कि यहाँ नमी चूँकि ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर 35-36 हो और उसके साथ 50-60% नमी चल रही हो तो वो मौसम गर्मी होता है। लेकिन वो जो शदीद गर्मी थी वो सिलसिला अब रुक के ख़त्म हो गया है। उसकी वजह ये थी कि लो प्रेशर जो इंडियन गुजरात पे बना हुआ था तो उसकी वजह से सी ब्रीज ब्लॉक हुई थी। अच्छा जी, बाकी आपने अगर नॉर्थ पाकिस्तान का पूछें तो वहाँ भी अगले 2-3 दिन ड्राई वेदर ही है, कोई खास किसी जगह में कोई बारिश वारिश नहीं है, सिवाय इसके कि जो कश्मीर और इंडिया के साथ जो एरियाज लगते हैं सियालकोट नारोवाल, वहाँ कोई किसी जगह पे हल्की फुल्की हो जाए तो हो जाए। अलबत्ता 20 तारीख से है कुछ मानसून हवाओं का एक नया सिलसिला खासकर नॉर्थ पाकिस्तान में दाखिल होगा, तो फिर 20 से लेके 22 या 23 तक बारिशें दोबारा से आएंगी। नॉर्थ को हम अगर फर्दर एलेबोरेट करें, कौन से इलाके इसमें आ जाते हैं? इसमें देखिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आपका नीचे लाहौर तक पे भी हो जाएगी 22 या 23 तारीख को मेरे ख्याल में, और फिर सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, ये जो कोर मानसून एरिया होता है ना हमारा, और फिर आगे चल के इस्लामाबाद से उधर अटक और फिर पेशावर और इन सब एरियाज में वो 2 से 3 दिन का स्पेल है। इतना कोई हैवी स्पेल तो नहीं है, लेकिन आएंगी मानसून हवाएं और एक मतलब उसमें शुरू होगा। और सिंध के लिए भी इम्कान ये है कि 22 से या 23 से मानसून हवाओं का कुछ मानसून हवाओं का रुख इधर भी होगा। अच्छा। और यहाँ भी दरमियानी उसकी शिद्दत की बारिशें होंगी। सही हो गया। अच्छा सरदार साहब, ये भी साथ साथ बता दीजिएगा, ये जो बारिशें आप कह रहे हैं नॉर्थ में स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आपने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर का जिक्र किया, इनकी इंटेंसिटी किस तरह से होगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक नया स्पेल है, तो ये उसी तरह का होगा जो स्पेल अभी गुजरा है? कोई इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, जिसमें मैंने आपको कहा ना कहीं लाइट ट्रेन और कहीं मॉडरेट ट्रेन, लाइट टू मॉडरेट है, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है उसकी किसी तो हमने सदा साहब पिछले कुछ दिनों में तो टेम्परेचर्स बदलते देखे थे, खासतौर पे मरी वगैरह के इलाकों में जो लोग जा रहे थे कहते बाकायदा टेम्परेचर चेंज हो गया, तो इसका मतलब इस दफ़ा शायद स्नोफॉल भी जल्दी स्टार्ट हो जाए विंटर्स के अंदर, ऐसा है? देखिए विंटर का तो अभी खैर कुछ कहना बहुत ही कबल वक्त है, कोई उससे आप नहीं कह सकते। अलबत्ता मानसून इस दफ़ा वैसे अमूमन ये होता था कि सितंबर के तीसरे हफ्ते तक कम हो जाता था बारिशों का सिलसिला, लेकिन सितंबर में मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी हैं और आगे भी एक 2 स्पेल हैं जो अभी रहेगा। आप कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे आ सकता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से हमें बता रहे थे। अभी हम आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। बेस्ट ऑफ लक एक तो पाकिस्तानी टीम को कहना है, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना है और इसलिए कि हमें बड़ी उम्मीद है कि बड़े 18 साल के बाद हम खेलने जा रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आए और हम विक्ट्री सेलिब्रेट करें। लेकिन मुझे फतह या शिकस्त का नहीं होता है, मैं कहता हूँ अच्छा खेल के हार जाए। हाँ वैसे खेल लें, लेकिन अच्छा खेल लें। अगर आप नहीं भी जीते तो कम से कम मतलब बिल्कुल ही गए गुजरी परफॉर्मेंस ना। और एक और बात जो हम लाजमी करते हैं वो कोरोना वायरस के हवाले से है। बहुत सारे लोग शुरू में कर लेते हैं, हम एंड पे इसलिए करते हैं ताकि आपको याद रहे कल हमारे दोबारा आने तक दो कि हमने कल नहीं आना। हाँ तो कल हमारी छुट्टी है, लेकिन आप वैक्सीन लगवा लीजिए। बेहतर है कि आप आज लगवा लें या कल लगवा लें, तो आप एक आध दिन रिलैक्स करके अपने काम हमारा कल और परसों बेस्ट ऑफ चलना है। हमारा कल और परसों बेस्ट ऑफ चलना है, तो आपने बेस्ट ऑफ देखना बिल्कुल नहीं भूलना। और सोशल मीडिया हैंडल्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आते हैं, आपने उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर फीडबैक देना होता है। अच्छा करना होता है, हाँ फीडबैक देना होता है, फॉलो भी करना होता है, और ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह का काम करें। कुछ ऐड भी कराना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। अब इजाजत लेंगे, मंडे को फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।